हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2024 से क्लास 10 बोर्ड्स का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और हम लोग के पास देखा जाए तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में ही हम लोग को तैयारी अपना बहुत ही अच्छे से करना है। तो बहुत कम समय को देखते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। आज मैथ्स का जो क्लास 10 का सिलेबस है उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों। क्योंकि रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्या पढ़े हम लोग उसका रिवीजन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर जो है हम लोग का, हम लोग को पता होगा फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग का है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसको देखना है। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स पढ़े हम लोग। नंबर सिस्टम अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल और इरेशनल करके होता है। तो हम लोग रियल नंबर पहले समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या होता है, अब फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखना होता है। क्योंकि रियल नंबर से भी, इसके डेफिनेशन से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसलिए हम लोग इसको डेफिनेशन को भी देख लेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, फिर एक एक करके हम लोग रिविजन करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन का देखें रियल नंबर्स का क्या होता है। तो रियल नंबर्स क्या होता है, ये कुछ होता नहीं, एक्चुअली में कम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का। अब कौन दो नंबर्स है उनको देखते हैं हम लोग। तो रियल नंबर्स इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर लिख दें हम, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेशनल एंड इरेशनल। जितने भी रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स बोलते हैं। माफ कीजिएगा, रियल नंबर्स बोलते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इट्स कॉल्ड रियल नंबर्स। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हम लोग को जैसे √2, √7, 3/5, 4, ये सब एग्जांपल हो जाएगा किसके, ETC अगर ले लें हम लोग, ये सब सभी एग्जांपल हो जाएंगे रियल नंबर्स के। तो ये तो बातें हो गई रियल नंबर्स के डेफिनेशंस के, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग का सिलेबस रिवाइज हो गया, यानी सिलेबस को कम कर दिया गया है, ठीक है। अब कम सिलेबस में भी क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में रियल नंबर्स में दो चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, और दो चीज़ क्या है उन चीज़ों को मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक जो हम लोग लिखना है, अगर हम लोग को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहला वो देखना है, वो क्या पढ़ना है हम लोग को, जो कि एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अगर पहला पॉइंट देखा कि हमको क्या से मुड़ गया, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। लेकिन एक यूक्लिड एल्गोरिदम जो है अब वो सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से बेस्ड आगे जो है कंसर्न दिए हुए हैं, यानी इनसे रिलेटेड आगे टर्म्स दिए हुए हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम जरूर लेंगे इसका। अब ये बोलता है क्या, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर ए है और कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ए है और उसको कोई किसी पॉजिटिव इंटीजर्स बी से डिवाइड करते हैं, तो कोई एक कोसेंट मिलेगा क्यू जिसको बोलते हैं, और एक रेस्ट हम लोग का रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे एक कंडीशन, यानी ए इक्वल टू BQ प्लस आर के फॉर्म में वो मिलेगा, जहाँ पे एक कंडीशन दिया रहेगा कि आर जो है रिमाइंडर है हमारा, वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा वो किसे, वो बी से, ठीक है। 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन छोटा होगा बी से। ये हम लोग का बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ पे ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसके लिए कि यूनिक क्वोशिएंट क्यू आएगा और ये रिमाइंडर देगा कुछ भी अगर डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, जो कि हम लोग के सिलेबस से बाहर हो गया। इससे रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब वो देखते हैं क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेमा जो है हम लोग के एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो इसलिए होता कुछ नहीं है, ये क्या है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। लेमा क्या है, इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट, इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट, प्रूव्ड स्टेटमेंट। ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। और ये प्रूव्ड स्टेटमेंट क्या होता है, अब तो ये तो ऑलरेडी जब प्रूव्ड है तो इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे कि मान लो यही प्रूव्ड स्टेटमेंट हमारा यही है, ए इक्वल टू BQ प्लस आर, यही हमारा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कि हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़े थे।
अब सपोज कीजिए इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इस चीज का यूज हम लोग इस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे नंबर को दिखाने के लिए कि हम लोग 15 को लिख सकते हैं कि 3 × 5 + 0, एक तो ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका यूज यहाँ पे कर लिया हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू, यहाँ ए 15 है, बी हमारा 3 है, क्यू 5 है और रिमाइंडर हमारा 0 है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम लोग दें, मान लीजिए हम लोग दे दिए यहाँ पे 17 और 17 को हम लोग मान लीजिए 4 से दिया रहेगा, तो क्या लगेगा 4 4 जा 16 और +1, यानी ऐसे ही सोच सकते हैं, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 17 इक्वल टू 4 × 4 + 1 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यानी हम लोग का बेसिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम था और उसी से रिलेटेड एक टर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा था। तो ये क्या था, कुछ नहीं था, एक प्रूफ स्टेटमेंट है जिसका यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, और इसका कोई बेसिक यूज नहीं है। इसका हम लोग यूज बहुत सारे तरीके में करते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरा चीज़ जो पढ़ना है रियल नंबर्स इस चैप्टर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का, वो है हमारा, देखिए जो सबसे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। वो क्या है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अभी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या था उसको देख लेंगे हम लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इसको देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है। तो इसका एक स्टेटमेंट है जो कि देखते हैं पिछले कई वर्षों से पूछते आ रहा है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, या कभी कभी और 1 नंबर में 1 लिनियर में क्वेश्चन ये आ जाता है। इसको देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलना क्या चाह रहा है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर अब हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर, अगर किसी को नहीं पता है कंपोजिट नंबर के बारे में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं एक प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर जिसके दो ही केवल फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। लेकिन अगर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि 4 का एक कंपोजिट, इसका 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है, दूसरा ये 2 से, और तीसरा ये 4 से डिवाइड होता है। यानी इसके 3 फैक्टर हो गए, 1, 2 और 4। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। दूसरा एग्जांपल 6 ले लेते हैं। देखिए ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और खुद 6 से भी डिवाइड होता है। इसलिए हमारा 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, ये फंडामेंटल थ्योरम स्टेटमेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as the product of its prime factorization, ठीक है। इसमें एक और वर्ड अभी मैं जोड़ने वाला हूं उसको, लेकिन ध्यान नहीं, उसको मैं बाद में जोड़ूंगा, पहले समझा रहा तो ये वर्ड क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बोलना क्या है इसको समझता है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो हम लोग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी जितने भी कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर। जैसे पूछ के लिए यहाँ पे 4 और 6 मैंने एग्जाम्पल में लिया है, हम मान लीजिए 12 लिए, तो अगर 12 लेंगे तो क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो 12 को जो डिवाइड करेगा उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे इरेज करके 12 को लिखें तो 12 को देखते हैं कि 12 को कितना फैक्टर है, तो 12 से 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और ये 12 से डिवाइड होता है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है जो कि प्राइम के फॉर्म में हो। तो प्राइम में देखते हैं 2, 3 और कोई नहीं है, यानी अब इसको डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 2 × 3 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 2 3 या 6, 6 2 या 12 हो गया। 2 और 3 के फॉर्म में लेना है, क्योंकि 4, 6, 12 ये तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। हम लोग लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा था, तो ये प्राइम के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। 2 यहाँ भी है पावर और यहाँ पे है पावर और यहाँ पे भी, तो बेस से हम लोग पावर का तो ऐड हो जाता है, यानी 2 पे पावर 2 हो जाएगा और इनटू क्या 3। देखिए तो हम लोग जितना ये 12 का कंपोजिट नंबर था, क्या इसको हम लोग देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो होता है यूनिक होता है,
पहली बात इसका है कि यूनिक होता है और इसके ऑर्डर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे अब कोई लिखना चाहिए नहीं, हम पहले 3 लिखेंगे फिर बाद में 2 पे पावर 2 लिखेंगे, तो वो भी क्या बोलेगा, सेम ही चीज़ है, ये भी है एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई इंटर नहीं है। ऑर्डर क्या हो सकते हैं, आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये यूनिक है। लेकिन दूसरा कोई 12 नहीं, दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि 12 को इस प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख पाएगा। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स था। क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल के लिए 12 हम लोग लिए, 12 का फैक्टर हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन प्राइम का बात करें तो केवल 2 और 3 होता है, तो इसको 2 और 3 के फॉर्म में केवल लिख दिया, 2 3 6 2 12, यानी 2 पे पावर 2 और 1 3। इसको हम लोग रिवर्स भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी 3 पहले या 2 पे पावर 2 बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, इसलिए हम लोग 2 पे पावर 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिए हैं। ये हमारा बात था, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। एक दूसरा वर्ड इसमें लिखना यूनिकली होता है और इसका ऑर्डर हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सर ये तो समझ गए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन सर इसका यूज क्या है, इसका 2 इंपॉर्टेंट यूज है हम लोग के सिलेबस में, और उससे मतलब हर एक एग्जामिनेशन में हर बार एग्जामिनेशन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं। उसका एकदम 100% गारंटी होता है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही। अब वो दोनों क्वेश्चन कौन सा है, किस फॉर्म में आएंगे, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं वो दोनों किससे यूज क्या है इस फंडामेंटल थ्योरम का। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज भी होगा कुछ, उसका बहुत एक बेहतरीन यूज है, उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो है आप लोगों ने जब एनसीईआरटी बुक बनाया होगा, जब क्लास 10 में आप लोग स्टार्टिंग किए होंगे, यानी फरवरी मार्च के बाद से आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आया होगा कि सर 4 पे पावर n कोई नंबर है, जहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पूरा कि क्या ये नंबर कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। अब हम लोग जनरली जानते हैं 4 पे पावर होता है, तो 4 पे पावर हम लोग 0 करेंगे तो सर 1 आता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला था 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए मान लीजिए हम 0 पुट नहीं करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मान लीजिए वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, तो 0 तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो हम लोग 1 से पुट करेंगे, ठीक है। तो 4 पावर 1 करेंगे तो सर 4 ही हो जाएगा। 4 पे पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 4 जा 16 होता है, वो हो जाएगा। 4 पे पावर 3 करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। और आगे करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आते जाएगा, तो हम लोग उतना तो करेंगे नहीं। तो ऐसा कोई नंबर होगा क्या जिसके एंड में यूनिट डिजिट पे क्या हो, 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 0 कैसे, क्या कोई ऐसा नंबर आएगा क्या जो कि यूनिट डिजिट 0 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा एनसीईआरटी जब बुक बनाए होंगे या फिर दूसरे डिफरेंस बुक से बनाए होंगे। तो ये क्वेश्चन ये देखिए वही यूज हो जाता है यहाँ पे हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब कैसे पता करेंगे, आप सभी नंबर को चेक नहीं करेंगे एक एक करके, यहाँ इन्फाइनाइट नंबर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फाइनाइट नंबर होता है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है, वहाँ तक तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग। अभी हम जस्ट थ्योरम पढ़ा है फंडामेंटल कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, 4 भी कंपोजिट नंबर है हम लोग जानते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है इसको हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अगर हम लोग देखें कि 4 पे पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखते हैं क्या होता है। अगर 4 पे पावर n है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते देखते हैं, तो इसको लगते हैं 2 पे पावर 2n होगा। 2 पे पावर कितना होगा, 2n होगा, यानी इसका एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, और हम लोग जानते हैं कि ये यूनिक होता है, यानी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इसके अलावा। ऑर्डर तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही जब है तो ऑर्डर होगा नहीं, आगे पीछे तो कुछ होगा ही नहीं, यानी 2 पे पावर 2n। जबकि हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट होगा, तो अगर डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को याद है तो पता है कि डिविजिबिलिटी रूल से यूनिट डिजिट 0 तभी होता है, यूनिट डिजिट 0 तभी होता है, यूनिट डिजिट 0 तभी होता है जब वो नंबर किससे डिविजिबल हो। यूनिट डिजिट 0 तभी होता है जब वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 5 से, डिविजिबल होना चाहिए 5 से, यानी 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं कि 4 पे पावर n का फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो केवल एक ही नंबर आ रहा है 2, जबकि यहाँ बोल रहा है हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट 0 है, तो नंबर 5 से मस्ट बी डिविजिबल। कोई भी नंबर 10 20 30 ले सब देखिए 5 से डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो केवल 2 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा n का वैल्यू जो कि पुट करने पे ये क्या होगा, 0 देगा, ठीक है। तो इसको यही प्रूफ हम लोग लिखेंगे कि कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस in the prime factorization of 4 to the power n has only 2 as prime factorization, and we know that if any number ends with the digit unit 0 then it must be divisible by 5, but here in this question 4 to the power n 5 is not available, so we can conclude that 4 to the power n can't end with the unit digit 0। समझ में आ गया सभी को, चलिए बहुत बढ़िया।
अब ये तो हो गया पहला यूज कि किसी भी नंबर पे पावर n कर दे तो क्या वो जीरो से स्टार्ट होगा नहीं। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में हो सकता है 4 पे पावर n कर या फिर 6 पे पावर n कर दे, यानी कोई भी नंबर दूसरा आदमी दे सकता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर लेके दे सकता है, जरूरी नहीं कि आप प्राइम नंबर दे देगा, कंपोजिट नंबर पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हम कंपोजिट नंबर का फिर क्या करेंगे यहाँ, अब जैसे 6 दे दिया है तो 6 पे पावर n का करेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का कंपोजिशन करेंगे, पावर n है तो पावर n रहने देते हैं दोनों पे। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर 5 से मस्ट भी डिविजिबल होगा, मतलब जरूरी है कि 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं आ रहा है और ये यूनिक होता है। फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ तो प्राइम नंबर 2 और 3 है, 5 तो ही नहीं, क्योंकि 5 पे प्राइम नंबर होना चाहिए तभी ये नंबर एंड होता है 0 से, लेकिन है ही नहीं, इसलिए भी नंबर एंड से 0 नहीं होगा। तो इस तरह के हम लोग, ये पहला यूज होगा किसका, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स का। और दूसरा ये सबसे एकदम इंपॉर्टेंट यूज है जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आदि से आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना किसी भी नंबर का, चाहे वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, किसी भी नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 6 है और 12 है, बोलेगा क्वेश्चन कि इन दोनों 12 का, इन 6 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ना है, यानी 2 × 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या लेंगे 2, या फिर अगर मान लीजिए नंबर चेंज सेम ही हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा 6 12 का एलसीएम। तो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 20, ठीक है, 20 ले लेते हैं। अब देखते हैं तो 20 लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 2 4 और 4 5 20, ऐसे ब्रेक कर लिए। फिर इसको बाद में लोग ऐसे लिख देंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखें या फिर 2 पे पावर 2 × 5 लिख दें, ठीक है, ये हो गया। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दें, 2 और 5 के फॉर्म में लिख दें, दोनों प्राइम नंबर है। 6 को भी 2 × 3 के फॉर्म में लिख दें जो कि एक प्राइम नंबर है। अब अगर देखें एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, तो पहले एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म देखने जाए तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट 2 है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कॉमन तो केवल 2 पे पावर 1 ही आ रहा है, यहाँ 2 पे पावर 2 है और यहाँ 2 पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, कॉमन, दोनों में हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ 2 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 1, तो एक 2 पे पावर 1 तो कॉमन आ ही रहा है। और देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यानी एक ही चीज नंबर आ रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, सीधा सीधे हो गया आंसर। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है अब जो बच गया, जो मैक्सिमम पावर उस पर कितना है, 2 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2, वो ले लेंगे, और 3 पावर मैक्सिमम इस पर कितना है तो 3 भी ले लेंगे, और 3 पे पावर मैक्सिमम पर कितना है 5 है तो वो भी ले लेंगे हम लोग, यानी बाकी जो नंबर बच जाता है उस सभी को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम निकाला जाए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 60 बिना किसी देरी के। किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और यहीं से एक रिजल्ट भी आता है, यहीं से एक रिजल्ट भी आता है, हम लोग ये देखेंगे। अब रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम जो है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर के होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिए हम लोग ए और बी, उसका एचसीएफ निकाल लिए और उसकी बी का एलसीएम निकाल लिए, और एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए ए और को मान लिए 6 और बी को मान लिया हम लोग 12, ठीक है। अब ए और बी का एचसीएफ निकाले तो ए और बी का एचसीएफ आ गया 2, यहाँ 2 पुट कर देते हैं, और एलसीएम देखें ए और बी का कितना आया है, तो एलसीएम ए और बी का आया है 60, ठीक है। और ए हम लोग किसको माने, तो ए माने 6 को और बी माने हम लोग 20 को, मल्टीप्लाई करते हैं तो 62 जब हम लोग 120 होता है, और इधर भी करेंगे तो 26 जा कितना होता है, 26 जा भी 120 ही होता है। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को निकल गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। लेकिन हाँ बशर्ते क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए तभी होगा, निगेटिव नहीं होगा। जैसे -3 और -7 दे दिया या -5 और माइनस कुछ और दे दिया तो उसमें हम लोग ये मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। देखिए फंडामेंटल थ्योरम का जो यूज है कहाँ हो रहा है, एक तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, और यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो किसी भी 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हम लोग का पहला चीज हो गया यहाँ, यानी ये पहला यूज हो गया किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। कि हम इसे अब हम लोग किसी भी तरह का एक्सप्रेस करने के लिए पूछे, जैसे एक्सरसाइज 1.2 अगर देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक का, अगर नया बुक का देखेंगे तो 1.1 ही है वो,
उसमें देखेंगे तो यही पूछा एक्सप्रेस करने के लिए पूछ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछने के लिए, फिर ये बोल रहा है कि इसको मतलब चेक भी करना है कि ये दोनों सही आया है कि नहीं। उसका ये एक क्वेश्चन था, मुझे पीछे वाला क्वेश्चन देखिए 4 पे पावर n आया है। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये है कि रवि और सोनिया एक चक्कर को 18 मिनट और 12 मिनट में कर लेते हैं, तो उसको भी हम लोग एलसीएम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे पूछा है कि लीस्ट टाइम क्या होगा इसमें वो दोनों मिलेंगे यहाँ के। तो 18 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 36 हो जाता है, वहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। तो ये पहला यूज हो गया कि हम लोग कहाँ यूज करेंगे इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम 100% है कि वो क्वेश्चन आता ही आता है। इस टाइप का क्वेश्चन वो एकदम 100% है, एकदम याद के लिए इसको नहीं याद हो पाएगा, उसको एकदम कैसे भी करके 2-3 बार लिख के खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। अब वो इंपॉर्टेंट क्या है, अब उस थ्योरम से जाने से पहले एक थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग को है उसको याद करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा वो रिजल्ट बोलना क्या चाह रहा है। अगर मान लीजिए इफ पी इज ए प्राइम नंबर, उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद हम लोग थ्योरम के प्रूफ पे भी जाएंगे। ठीक है, आप लोग जानेंगे, देखेंगे थोड़ा सा आगे वीडियो में वो आएगा कि कैसे वो क्या होता है। इफ पी इज ए प्राइम नंबर, इफ पी इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है कि जो जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक तो खुद और दूसरा वो नंबर या फिर 1। इफ पी इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इफ पी इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, if p is a prime number, then if p is a prime number and then नहीं and p divides, ये रिजल्ट है, डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p कोई प्राइम नंबर है और p जो है डिवाइड्स कर रहा है किसी भी a स्क्वायर को, a स्क्वायर क्या मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके डिवाइड कर रहा है, then p divides ए आल्सो। ये हम लोग का थ्योरम है, अगर बुक उठाएंगे आप लोग थ्योरम 1.2 में मिलेगा बुक में, वहाँ पर हम लोग देख लेंगे इस थ्योरम का यूज क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे, अब वो ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है एग्जाम में, उसको देखेंगे। इफ पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, जहाँ पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या बोल रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है, मान लेते हैं पी कोई प्राइम नंबर है, मान लिया हम लोग, मान लिया प्राइम नंबर क्या है 5 है। अब क्या बोल रहा है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए p प्राइम नंबर है और 15 के स्क्वायर क्या होता है, मान लेते हैं a है, a स्क्वायर मान लेते हैं 225 है। ठीक है, तो अगर a का वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 225 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, अभी हम लोग a लिखे हैं a स्क्वायर को, यानी कि p अगर यानी 5 डिवाइड कर रहा है 225 को, तो बिल्कुल लिख रहा है 5 4 या 20, फिर 5 5 या 25, यानी 25 बार में कट जा रहा है। दूसरी तरह देंगे तो सर 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, ये बोल रहा है p डिवाइड करेगा a को भी, यानी 5 डिवाइड करेगा a स्क्वायर के अंडर स्क्वायर रूट को भी, यानी a को भी। तो 5 देखिए बिल्कुल 15 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, यानी यही बोलना चाह रहा है ये कि अगर p a स्क्वायर डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। कोई भी हम लोग रोल यहाँ ले सकते हैं, जैसे मान लिया सर आपको लेने का मन हो गया, हम 7 लेंगे तो a स्क्वायर ले लेते हैं, कोई मान ली नंबर ले लिया हम लोग कि ले लेते हैं 196, 14 का स्क्वायर होता है, तो ये 14 को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए अगर ये 196 को भी डिवाइड कर रहा है ये P7, तो ये P7 जो है 14 को डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल देखिए ये 7 2 जब 14, 5 7 8 जब 56, यानी 28 बार में इसको डिवाइड कर रहा है, देखिए 2 बार में इसको डिवाइड कर रहा है। यही बोलना चाहिए, ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट का यूज क्या है, अब उसको देखते हैं। इस रिजल्ट का यूज थोड़ा सा भी होगा, जो कि सबसे फेमस क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 का, कि क्वेश्चन ये मतलब हर एग्जाम में, जितने भी सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जैसे सो दैट, आप लोगों ने भी जानते होंगे, सो दैट √2 इज इरेशनल। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे, पहले भी आया होगा एग्जाम में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, उस सॉल्व का जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो सही है उसके उल्टे मान लेना, यानी उसके अपोजिट को मान लेना। अब इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से एक एक स्टेप को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक एक ये क्वेश्चन हमेशा 3 से 4 मार्क्स के फॉर्म में आता है। तो सपोज लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका बन गया तो 4 मार्क्स आपका या 3 मार्क्स कन्फर्म आपके हाथ में, मुट्ठी में। और इस तरह के सारे क्वेश्चन, अगर वीडियो बने रहिएगा तो आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और आपको 100 में 90 से 95 100 तक आपको क्वेश्चन मार्क्स मतलब आ सकता है, अगर आप लोग बने रहे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे।
अब ये क्वेश्चन है कि सो दैट रूट टू इज इरेशनल, हम लोग ये दिखाना है कि शोध क्या है, रूट है। जैसा कि बोले कि इस मेथड से, इस क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उस मेथड को क्या बोलता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं क्योंकि मेथड ही कॉन्ट्राडिक्शन का नाम है। पूछता है कभी कभी ऑप्शन में पूछा था कि रूट टू इज रेशनल नंबर इज प्रूव्ड इन विच मेथड, ऑप्शन रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या फंडामेंटल मेथड या फिर और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो याद करेंगे कौन सा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है तो याद करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा होगा लेकिन लंबा नहीं होगा, समझने वाला होगा। अगर वो समझ गए तो आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स आपके हाथ से कोई नहीं छीनने वाला है। आराम से देखिए समझते हैं। बोल रहा है कि रूट टू इज इरेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो बोल रहा है कि इरेशनल है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रेशनल। तो मान लेते हैं इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। देखिए हम यहाँ पे इफ पॉसिबल क्यों लिख रहे हैं कि यदि संभव है तो मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से मान रहे हैं। यदि संभव है, इफ पॉसिबल, देन इफ पॉसिबल लेट, इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज रेशनल। अगर संभव है तो मान लेते हैं कि रूट रेशनल है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही बनाना है हम लोग को, तो उल्टा मानना पड़ेगा। तो संभव है तो मान लिए क्या है कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब लोग डेफिनेशन जाते हैं क्लास 9 से कि वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये रेशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटर्न, देन इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न एज रूट टू इक्वल टू, अब देखिए पी बाई क्यू से भी लिखते हैं हम, ए बाई भी लिख सकते हैं क्योंकि अल्फाबेट हमारा ए और बी से भी स्टार्ट होता है, तो हम ए बाई भी लिख दें, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि ए और बी कैसा होना चाहिए, यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम। अब ये हमको समझना पड़ेगा, सर ये नया वर्ड क्या आ गया, को प्राइम। अभी तो बर्दाश्त हो रहा था, अब कर रहे थे, लेकिन ये को प्राइम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये इसको भूल ही जाना है। को प्राइम वैसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी ए और बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में, अच्छा देखिए हम ए मान लिए 5 है और बी मान लिए हम लोग का 30 है, क्या दोनों कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल सर 5 ही कॉमन है, 5 से 30 आता है, तो नहीं, हम लोग को ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो। अब 5 और 13 ले लिए, क्या दोनों कुछ नंबर कॉमन है, एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, सीधा सी बात है। तो वैसा ही नंबर है ना जिसमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो दोनों दोनों में कॉमन है बस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 को लिख सकते हैं हम लोग 1 into 5 और 13 को लिख सकते हैं 1 into 13, तो दोनों में सर 1 तो कॉमन है ही, तो बस 1 ही कॉमन होना चाहिए, यानी एचसीएफ 1 होना चाहिए, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो यानी 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं को प्राइम। कोई दिक्कत, चलिए नहीं आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा नंबर आ गया रूट 2/4। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या बोलता है कि दिखाना था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा। क्या उल्टा, रेशनल का इरेशनल का उल्टा रेशनल। तो मान लिया इफ पॉसिबल रूट 2 इज रेशनल नंबर है, तो देन इट अगर रेशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। तो फ्रैक्शन मान लिया ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी बस इतना याद है कि ए और बी को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सॉल्व करते हैं आगे, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में, दोनों क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, वी गेट, हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, वी गेट हम लोग क्या मिलता है, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर, बी का नीचे वाले का स्क्वायर होगा। अब इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, अगर हम लोग देखें ये इंप्लाइज का सिंबल आएगा, अगर एक ही इक्वेशन में 2 इक्वल आता है तो एक बीच में इक्वल आता है, इधर हम इंप्लाई देना पड़ता है, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 2b स्क्वायर अगर देखा जाए तो b स्क्वायर जो क्या कर रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ गया तो डिवीजन में। नीचे आप लोगों को दिख रहा है, देखें नीचे, आई होप दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर जो है 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट थ्योरम देखे थे, अभी जस्ट एक रिजल्ट देखे थे कि सर अगर कोई प्राइम नंबर है और वो क्या कर रहा है, किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है और वो क्या किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखेंगे ध्यान से, तो पी क्या कर रहा है, हियर, इस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हियर, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो सर हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिख रहा है क्लियरली कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। तो जस्ट थ्योरम पढ़े कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी किसको डिवाइड करेगा,
उस नंबर का स्क्वायर का रूट होगा, ठीक है, उसको डिवाइड करेगा। यानी 2 जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सो या देन लगा देते हैं, देन 2 डिवाइड्स ए आल्सो, 2 डिवाइड्स ए आल्सो। तो 2 ए को डिवाइड करेगा। अब जैसे हम लोग रिजल्ट देखे थे कि अगर कोई प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को डिवाइड करेगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर वो डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए इक्वल टू यानी किसी टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं वो सी टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब कितने डिवाइड करता है, तो 4 बार में, तो 8 को लिख सकते हैं ना, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4 8 को। तो 2 बोल रहा है कि ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए को कितना बार, मान लीजिए सी बार में डिवाइड कर रहा है, यहाँ 4 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं वो सी टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। कोई भी नंबर है सी, वहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, सी इक्वल टू एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर है वो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे -6 होता है तो 2 इंटू -4 बार में हो जाता है, इसीलिए -4 कोई हो सकता है, एनी नंबर लिख दिए। अब तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं आगे चल के रखने के लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के हम लोग रख लिए, आगे यूज करेंगे। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे खेल स्टार्ट होगा, अब यहाँ से हम लोग का परीक्षा स्टार्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए। अब ए का इक्वेशन फर्स्ट जो है, यहाँ इस इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं, किसको, इसको मान ले फर्स्ट। एक काम करते हैं, इसी को मान लेते हैं फर्स्ट, इसको, ये जो यहाँ पे है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ये वो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, जो ए का वैल्यू निकाला है कि 2c है, उसको इक्वेशन फर्स्ट में माने है उसको पुट कर देते हैं। नाउ पुट ए इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, तो इक्वेशन फर्स्ट में पहले लिख देता हूँ, कंफ्यूजन आप लोग, वो है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। और हम लोग क्या रहते हैं, 2b स्क्वायर रखने देते हैं, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू क्या है, 2c है, तो 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि ए है 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और c का स्क्वायर कितना होगा 4c स्क्वायर। अब देखते हैं 2 से क्या हो जाएगा, 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या हमारा इक्वेशन, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 2c स्क्वायर। कोई कहते हैं 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में, और बचा c स्क्वायर, b स्क्वायर था ही। अब देखते b स्क्वायर सकते हैं यार, ये 2 डिवीजन में इधर आएगा, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और ये बचा इधर से c स्क्वायर। अब फिर से वही आ गया कि b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लिख सकते हैं यहाँ पे हियर b 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो 2 जब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड करेगा किसको भी, b को भी। अरे a का बात करें, p जैसे a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो p a को डिवाइड करते हैं, यहाँ एक जगह b है, तो 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को डिवाइड करेगा। अभी जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2a को डिवाइड करता है तो 2b को डिवाइड करेगा। अब देखिए सर 2 यहाँ b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ a को भी डिवाइड कर रहा है, और आप बोले थे कि वेयर a और b को प्राइम है, यानी SCF 1 होगा। यहाँ दोनों से डिवाइड कर रहा है, यानी 2 कॉमन होगा तभी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि 2 दोनों में है, और हम माने थे कि 2 दोनों में नहीं है। इसका क्या मतलब होगा कि हम लोग गलती कुछ माने हैं, कुछ तो गलती हुआ हम लोग से। तो गलती क्या हुआ है, यही गलती हो गया है, इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज रेशनल, यही हम लोग का गलती हो गया, यही हम लोग गलती पकड़ा गया है कि इफ पॉसिबल लेट टू इज रेशनल, ये हम लोग का गलती हो गया। अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस थोड़ा सा जगह पे लिख रहा हूँ। क्या लगता है, 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन मतलब क्या, वो जो हम लोग सपोज कर लिए थे, वो जो पॉसिबल मान लिए थे, लेट कर लिए थे, तो मानना था हमारा 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, गलत था। क्या गलत था, रॉन्ग, दैट क्या गलत था कि √2 एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल। क्या ये माना गलत हो गया था कि √2 रेशनल है, ये जब गलत हो गया तो इसका क्या मतलब है, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियरली √2 इज ए रेशनल नंबर। तो ये हमारा
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है, हर बार एग्जाम में आता है। यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, दिखा रहा था। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट किए, ये किए, फिर ये वाला किए, जो कि जगह कम पड़ गया था इसलिए उसको ऊपर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे चले गए, और फिर लास्ट में लैंग्वेज लिखना था कि हम लोग गलती आ रहा था कि यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है बी को, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है ए को, यानी 2 दोनों में कॉमन है। इसका क्या मतलब है कि 2 दोनों में है, जबकि हम लोग माना है कि जहाँ पे ए और बी क्या है को प्राइम, इसका मतलब 2 क्या है, दोनों में होना चाहिए। तो गलती हो गया क्योंकि हम लोग मान लिए हैं ऐसा कि मतलब एक के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, मतलब एचसीएफ एक ही होगा, लेकिन यहाँ एचसीएफ 2 आ रहा है, दोनों में 2 को बना तो उसी का बोलते हैं, तो इसलिए गलती हो गया। तो 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्लियर रॉन्ग दैट हम लोग क्या मान लिए थे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। क्लियरली √2 इज एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है वो, इज एन इरेशनल, इरेशनल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर देखिए, अगर हो सकता है एग्जामिनर का मन चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन ना दे दे, अगर ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले ले। प्रोसेस यहाँ से ऐसे है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये वाला है। ठीक है, अब देखते हैं। सर ये क्वेश्चन नहीं पूछ दिया, ये तो वैसे लंबा हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता नहीं है, लेकिन इसी का छोटा भाई पूछ देता है। छोटा भाई क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। वो लास्ट है हमारा। अब हम लोग इस क्या करेंगे, इसके ऊपर ये हमारा थ्योरम आज बस इतना ही है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, वो बहुत ही ईजी है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग किसका, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको पूरे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आने के, संभावना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में आए तो हम लोग को किसी भी तरह से घबराना नहीं है, अपना औजार हथियार सब लेके जाएंगे एग्जाम में, जैसे आएगा फट से जो हथियार की जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से निकाल के अपना कॉपी में कलम से रगड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सो दैट, क्वेश्चन ये आ जाए कि सो दैट 3 - 2√5, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये 3 - 2√5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। सो दैट 3 - 2√5 इज इरेशनल, तो घबराना नहीं है, ये तो और इजी है। 2 स्टेज का क्वेश्चन है, ये भी सब पोजिशन मेथड है, यानी वो भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही बनाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, इफ पॉसिबल लेट 3 - √2 इज ए प्राइम इरेशनल नंबर। यहाँ पे सब सोल्यूशन लिखा है, इसके लिखेंगे कि इफ पॉसिबल लेट, अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत है, लेकिन ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा तो पता लगेगा इफ पॉसिबल लग रहा है कि भाई संभव है तभी मान रहे हैं, ऐसे नहीं मान रहे हैं, इसलिए। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट 3 - 2√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जो भी है। तो 3 - देन 3 - 2√5 जो किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम, वो लिख लीजिएगा, समझिएगा, लिख देते हैं हम यहाँ पे, वेयर a and b और को प्राइम नहीं लिखिएगा, इंटीजर लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए को प्राइम लिखिएगा जरूर, इसमें इंटीजर लिख सकते हैं या को प्राइम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, पाबंदी नहीं है। अब देखिए 3 - 2√5 है, तो -2√5। अब देखिए यहाँ पे इस a/b को है इक्वल टू उधर है, इसको उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में a/b, और ये -2√5 है, उधर आएगा तो प्लस में 2√5। ये तो एक्सचेंज करने जाते हैं ना, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस, साइन चेंज हो जाता है सीधा, ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3b - a/b = 2√5। कोई दिक्कत नहीं तक नहीं, और लेते हैं, देखिए यहाँ पे, तो 3b - a बाई, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, = √5। अब बस ये हो गया खत्म। अब देखिए क्या सर, b, a और b जो है ये सब कैसा नंबर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -5। अगर कोई भी -1 -2 5 कभी भी रूट के फॉर्म में आएगा क्या, वो कभी रूट के फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल। क्या कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कुछ गलती हुआ है, गलती क्या हुआ है, यही गलती हो गया है, इफ पॉसिबल लेट टू, ये रेशनल है और ये कैसा है, इस क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे सपोजिशन को कि रेशनल नंबर है, देखिए बिल्कुल रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल इरेशनल के बराबर होता नहीं है। इसे क्या मतलब है, कुछ गलती है, 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्लियरली
3 माइनस 2√5 इज ए रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। क्लियरली खत्म। तो आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हम लोग का थ्योरम पूरा कंप्लीट हो गया है, एक बार रिवीजन हो गया है। आज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं और जो आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए तो। धन्यवाद।